एजुकेशन, नाम लिख देती हूँ। समावेशी समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इसको मुख्य धारा की शिक्षा भी बोला जाता है, मुख्य धारा की शिक्षा। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, मुख्य धारा की शिक्षा कौन सी शिक्षा को बोला जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन में, ठीक है। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, हमारी आज की एजुकेशन है, आज की जो हमारी शिक्षा है, आज की शिक्षा कैसी है, समावेशी। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आरटीई एक्ट में बोला गया है कि आज की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, समावेशी, ठीक है। आज की जो शिक्षा है वो हमारी कैसी होनी चाहिए भाई, समावेशी होनी चाहिए। ओके, आप लोगों ने, एक मिनट भाई, एक सेकंड। मुख्य धारा, मेन स्ट्रीम, मेन, इसका मतलब आगे लिखा हुआ था, ये तो मैंने वैसे ही बता दिया, ठीक है। मुख्य धारा का मतलब है, ओके, आज की जो शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली है, वो कैसी है, समावेशी। यानी कि समावेशी का अब मतलब समझते हैं, ठीक है। समावेशी का एक बार मतलब देख लेते हैं कि ऐसी शिक्षा जिसमें सभी तरह के बच्चे नियमित स्कूल में, नियमित का मतलब होता है रेगुलर स्कूल, रेगुलर स्कूल में एक साथ सामान्य कक्षा में पढ़ते हैं। कक्षा कौन सी होती है, सामान्य। ऐसा नहीं होगा भाई ये विशिष्ट बच्चा है तो इसको विशिष्ट स्कूल में भेजो, ये सामान्य है और ये विशिष्ट है, इनको अलग अलग पढ़ाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज की जो एजुकेशन है वो किस प्रकार की है, आज की जो हमारी एजुकेशन है वो इस चीज को नकारती है कि हमें बच्चों को अलग अलग पढ़ाना चाहिए। ऐसा क्यों किया गया, मैं बता देती हूँ। एक पहले क्या होता था कि हम अगर बच्चों को अलग अलग पढ़ाते हैं, सामान्य बच्चों को अलग, विशिष्ट बच्चों को अलग शुरू से, पर होता क्या है, जब वो 18 साल के हो जाते हैं या वो अपनी स्कूल एजुकेशन पूरा कर लेते हैं तो उन्हें रहना तो समाज में एक साथ ही है, ठीक है। वो शुरू से अलग अलग रहते थे और बाद में जब वो समाज में एक साथ आते थे तो क्या होता था, सामान्य बच्चे, होता क्या था, सामान्य बच्चे विशिष्ट बच्चों का मजाक बनाते थे। जब वो एक साथ स्कूल में आते, समाज में आते थे, वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करते थे। तो इसीलिए इसीलिए क्या बोला गया है हमारे शिक्षा के अधिकार में कि बच्चों को ना शुरू से ही एक साथ रखो, वो एक दूसरे के साथ शुरू से ही एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक साथ शुरू से रहेंगे, शुरू से एक दूसरे के साथ रहना सीख जाएंगे, वो उनको अलग समझेंगे ही नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, उनको मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। जो विशिष्ट बच्चे होते हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी और वो जल्दी एडजस्ट कर जाएंगे समाज में, ठीक है। ओके, किसी को कोई डाउट है भाई, समावेशी शिक्षा क्यों आई थी। समावेशी शिक्षा वो वाली शिक्षा होती है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे एक छत के नीचे, एक कक्षा में, सामान्य स्कूल में, रेगुलर स्कूल में एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। ओके, आगे बढ़ लेते हैं। ऐसी शिक्षा जिसमें बालकों को उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप ही शैक्षिक वातावरण मिले और शिक्षा का तक उनकी पहुंच समान हो। यानी कि जो समावेशी शिक्षा है उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिफरेंस पर ध्यान दिया जाता है। इंडिविजुअल का मतलब है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चों को उनके अनुसार शिक्षा दी जाए, उनकी रुचि, क्षमता, योग्यता, आयु के अनुसार शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुरूप शैक्षिक वातावरण मिले और शिक्षा तक पहुंच हो, ठीक है। अन्य नाम आते हैं भाई, इसमें इंग्लिश में आगे लिखा है, ठीक है। इसके पर्यायवाची हम आगे पढ़ लेंगे। इसके पर्यायवाची है बौद्धिक विभिन्नता, यानी कि इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल डिफरेंस, ठीक है। सामाजिक का मतलब है सोशल डिफरेंस, सोशल डिफरेंस। शैक्षिक विभिन्नता, एजुकेशनल डिफरेंस। भाषिक विभिन्नता,
लैंग्वेज डिफरेंस, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी यानी कि बौद्धिक विभिन्नता। कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, सामान्य होता है, नॉर्मल होता है, उन सबको एक साथ ही शिक्षा दी जाएगी, अलग अलग नहीं। दूसरा सामाजिक, हम ये नहीं कहेंगे ये उच्च वर्ग का है, ये नीचे वर्ग का है, सब एक जैसे होते हैं, हमें सब बच्चों को एक जैसा समझना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, शैक्षिक विभिन्नता। सधाना जी बोल रहे हैं मैम आपकी चाय ठंडी हो रही है, कोई नहीं, एक बार ये स्लाइड कर लेते हैं, ठीक है। शैक्षिक विभिन्नता मतलब हर बच्चे का शैक्षिक लेवल अलग अलग होता है, आईक्यू लेवल हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है भाषिक, अलग अलग भाषा, भाषिक विभिन्नता आती है, ठीक है। अलग अलग भाषा के जब बच्चे समाज में आते हैं और वो एक क्लास में आते हैं तो टीचर को इसको साधन के रूप में यूज करना चाहिए, साधन होता है एक टीचर के लिए, पॉजिटिव लेना चाहिए कि अलग अलग भाषा के बच्चे क्लास में है। फिर है अधिगम डिसेबिलिटी, अधिगम डिसेबिलिटी वाले बच्चे यानी कि जो चीजों को नहीं समझ सकते, उनमें डिसेबिलिटी होती है समझने में, उन बच्चों को भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, ठीक है। ओके चलो ठीक है भाई। अब क्या है इंक्लूसिव इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब होता है ऐसी शिक्षा जिसको हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को ही इंडिविजुअल डिफरेंस बोला जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा यानी कि बच्चों के अनुसार शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। दो टाइप की एजुकेशन होती है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड का मतलब होता है जिसमें टीचर एक्टिव होता है, स्टूडेंट पैसिव। टीचर तो बच्चों को एक्टिवली पढ़ा रहा है पर बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते हैं, तो इसमें बच्चे की लर्निंग ज्यादा बेटर नहीं हो पाती। और चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब है जिसमें टीचर भी एक्टिव, स्टूडेंट भी एक्टिव, दोनों एक्टिव हैं और लर्निंग बहुत बेटर हो रही है। हाँ भाई रिचा जी 3 दिन हमारी ईवीएस पेडागोजी होगी, 3 दिन मैथ्स पर, 3 दिन होगी हफ्ते में पर दोनों साथ साथ होंगी, ठीक है। चलो भाई अब आगे देख लेते हैं क्या हुआ था भाई। अब हम बच्चों के लिए पहले हम बोल देते थे ना विकलांग, डिसेबल वर्ड यूज करते हैं, पहले हम बच्चों को विकलांग नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते भाई फिजिकली हैंडीकैप, मेंटल डिसेबल, ये शब्द हम बच्चों के लिए अब यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो उनका सेल्फ कंसेप्ट डैमेज होता है, बच्चों को अच्छा नहीं लगता भाई कोई हमें कहे ऐसे कि भाई तू ऐसा है फिजिकली हैंडीकैप है, हम किसी को लंगड़े को लंगड़ा बोले उसको हर्ट होगा, तो अब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, उनके लिए हम क्या कौन सा वर्ड यूज आएंगे, दिव्यांग। दिव्यांग या डिसेबल्ड शब्द हम यूज करते हैं, ये पीएम मोदी ने बताया था अक्टूबर 2006 में। कौन सा शब्द प्रयोग में लाना है इन बच्चों के लिए, दिव्यांग, ठीक है। ओके इसके पर्यायवाची क्या है, TWSN, TWSN इसकी फुल फॉर्म भी आई है, देखो क्या था, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ऐसे बच्चे जिनकी आवश्यकता स्पेशल होती है, वो बच्चे जिनकी जरूरतें बहुत स्पेशल होती हैं। इसमें कोई से भी बच्चे आ सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनकी जरूरतें अलग हो जाती हैं, कुछ बच्चे बहुत स्लो लर्नर होते हैं, उनकी जरूरत अलग हो जाती है। CWSN की फुल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जिनकी आवश्यकता थोड़ी स्पेशल होती है, डिफरेंटली एबल्ड, हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप्ड है भैया, ये क्या लिखा है, निशक्तता, इंपेयरमेंट, ये शब्द नहीं है इसमें गलती से आ गया है, निशक्तता का मतलब होता है इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी निर्योग्यता, इन शब्दों को मैं बाद में समझाऊंगी इनका मतलब क्या होता है, थोड़ा डीपली बताऊंगी, ठीक है। ओके चलो कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं, CWSN यानी कि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, डिफरेंटली एबल्ड जो अलग प्रकार से योग्य है, हैंडीकैप, इंपेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा डीपली मैं इन 3 शब्दों को पढ़ाने वाली हूँ। विकलांगता होती है शारीरिक, शारीरिक जब हमारे शरीर में कोई विकलांगता होती है, जैसे भाई शरीर में हो गई कोई विकलांगता, कोई भी किसी का एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, शारीरिक रूप से, पर वो कार्य करने में दिक्कत नहीं देती, जैसे किसी के भाई एक उंगली नहीं है, 4 उंगलियां हैं, तो लिख तो सकता है ना, शारीरिक रूप से तो इंपेयर है पर कार्य करने में उसे बाधा नहीं आती, उसे बोला जाता है इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट सॉरी, इंपेयरमेंट उसको बोला जाता है शारीरिक स्तर पर होती है, शारीरिक। दूसरा होता है डिसेबिलिटी, ये फंक्शनल होती है, कार्यात्मक, फंक्शनल मतलब जब कोई हमारे शरीर में कमी होने के कारण अगर हमें कोई कार्य करने में दिक्कत आ रही है तो क्या हो जाएगा, डिसेबिलिटी, वो हमें डिसेबल्ड बना रही है उस कार्य करने में, ठीक है। फिर आता है हैंडीकैप्ड, ये चीज हो जाती है अलग, ये क्या होती है, हैंडीकैप्ड होती है
कुछ क्षेत्र में तो वो इम्पेयरमेंट हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और कुछ में डिसेबिलिटी। जैसे कि कोई कोई हकलाता है, हकलाने वाला बच्चा अच्छा टीचर प्रवक्ता नहीं बन सकता, अच्छा टीचर नहीं बन सकता, एक पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, सिंगर नहीं बन सकता, पर वो एक अच्छा डांसर बन सकता है, कुक बन सकता है, ड्राइंग टीचर बन सकता है। तो कुछ भी कुछ क्षेत्र में तो उसके लिए वो अपॉर्चुनिटी होती है और कुछ क्षेत्र में उसके लिए वो डिसेबिलिटी का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसका कंसेप्ट कहां से शुरू हुआ था इंक्लूसिव एजुकेशन में? 1994 में स्पेन का एक शहर है सालामांका, स्पेन के शहर सालामांका, कौन सा शहर था? सालामांका में समावेशी शिक्षा पर सम्मेलन हुआ था। समावेशी शिक्षा का मतलब है भाई सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा, मतलब सभी प्रकार के बच्चों के लिए शिक्षा। ठीक है, 4 प्रकार की सुविधाएं इसमें बात की गई थी। रैंप, सीढ़ी की जगह एसीलेटर बच्चों के लिए यूज होना चाहिए। ओके, दूसरा है वेस्टर्न टॉयलेट होना चाहिए, पोर्ट सपोर्टर होना चाहिए, मतलब कि कोई ना कोई ऐसी डिवाइस बच्चों के लिए होनी चाहिए जो इधर से उधर हम उसको इजीली ले जा सकें। पोर्ट सपोर्टर का मतलब होता है ऐसी डिवाइस, जैसे कि भाई कोई फिजिकली हैंडीकैप, उसके लिए व्हील चेयर होनी चाहिए। ओके, दूसरा है असर्टिव डिवाइस, अभी मैंने पढ़ाया था ना स्टूडेंट डिवाइस, स्टूडेंट किट, स्टूडेंट जो किट यूज करता है उसको बोला जाता है स्पोर्ट्स किट हो गई, मैथ्स किट्स हो गई, साइंस किट हो गई। एसीलेटर क्या होता है? एसीलेटर कभी मॉल में जाते हो, हम सीढ़ियां जो अपने आप चलते हो उसे एसीलेटर बोला जाता है। ठीक है, वेस्टर्न टॉयलेट होते हैं, एक इंडियन टॉयलेट होता है, इंडियन पोर्ट, एक होता है वेस्टर्न पोर्ट जो ऐसे सिटिंग जिसमें अलग होती है। ठीक है, चलो इतना समझ आया ये कंसेप्ट। पेन, इंक्लूसिव जो वर्ड है, इंक्लूसिव वर्ड कौन सी भाषा का वर्ड है? स्पेनिश वर्ड है भाई, ये भी याद करना। इंक्लूसिव वर्ड कौन सी भाषा का शब्द है? इंग्लिश, स्पेनिश वर्ड है ये, स्पेनिश वर्ड है क्योंकि स्पेन से इसका कंसेप्ट आया था। नेक्स्ट, स्टूडेंट होते हैं, पोर्ट सपोर्टर का मतलब होता है जिसमें बच्चों को सपोर्ट किया जाता है, ऐसी डिवाइसेस होनी चाहिए। कोई फिजिकली हैंडीकैप है उसके लिए व्हील चेयर होनी चाहिए। ओके, असर्टिव डिवाइस स्टूडेंट यूज करता है, सप्लीमेंट्री टूल टीचर यूज करता है। ओके, जैसे कि स्टूडेंट मैथ्स किट हो गया, स्पोर्ट्स किट हो गया, साइंस किट हो गया। ओके, चलो देखो स्टूडेंट दो टाइप के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य बच्चों का आईक्यू होता है 90 से 110 आता है भाई, 90 से 110, 90 से 110 सामान्य बच्चों का आईक्यू है। देखो आईक्यू निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 2, 200 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया? 100। ठीक है, तो ऐसे हमने आईक्यू निकाला था। सामान्य बच्चों का आईक्यू कितना होता है? 190 से 110। विशिष्ट, विशिष्ट बच्चे में गिफ्टेड स्टूडेंट भी आएंगे, मेधावी बालक, और मेंटली डिसेबल्ड वाले बच्चे भी आएंगे। गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं जिसका आईक्यू 120 से ऊपर होता है। किससे ऊपर होता है? 120 से, उसको बोला जाता है गिफ्टेड स्टूडेंट। एक होता है मेंटली रिटार्डेड, जिनका आईक्यू 70 से कम होता है, उनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? मानसिक विकार वाले बच्चे। ठीक है, आ जाओ, चलो देखते हैं। मेंटली डिसेबल्ड जो बच्चे होते हैं, रिटार्डेड, जो जिनका आईक्यू 70 से कम होता है, वो 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है माइल्ड मेंटली रिटार्डेड, फिर आता है मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड, फिर आता है सेवरल मेंटली रिटार्डेड, फिर आता है प्रोफाउंड, प्रोफाउंड है सॉरी, FOUND, प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड। ठीक है, जिनका आईक्यू 52 से 70 है, उनको किस कैटेगरी में डाला है? मानसिक, अल्पबल मानसिक विकार। मतलब इन बच्चों को अगर हम किसी काम की ट्रेनिंग देते हैं, बार बार किसी चीज को कराते हैं, तो ये उस काम को कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। ये उस काम को कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं अगर हम इसकी ट्रेनिंग या प्रैक्टिस बार बार कराएं। प्रैक्टिस कराने से ये बच्चे उस चीज को करना सीख जाते हैं और अपनी आजीविका कमा सकते हैं। इनको एजुकेबल स्टूडेंट भी बोला जाता है। एजुकेबल, एजुकेबल स्टूडेंट कौन से होते हैं? जिनका आईक्यू 52 से 70 होता है। अब बच्चे पूछ रहे हैं आईक्यू का क्या मतलब होता है? आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, यानी कि बुद्धि लब्धि,
बुद्धि लब्धि, ठीक है, आईक्यू। आईक्यू क्या होता है? बुद्धि लब्धि, ठीक है। जिनका आईक्यू 52 से 70 होता है उनको एजुकेबल स्टूडेंट बोला जाता है, यानी कि अगर हम उनको चीज कोई बार बार कराएं तो वो करना सीख जाता है। जैसे कि कोई मिल गया मूवी थी, उसमें ऋतिक रोशन था। जो कोई मिल गया मूवी में ऋतिक रोशन था, वो किस कैटेगरी में आता है? इसी कैटेगरी में, ठीक है। कोई मिल गया मूवी में ऋतिक रोशन कौन सी कैटेगरी में आएगा? इस वाली कैटेगरी में। हम उसको बार बार चीजें करवाएंगे तो वो सीख जाएगा और उसमें कॉन्फिडेंस भी रहता है, ठीक है। दूसरा है मॉडरेट मेंटली रिटार्डेड। इन बच्चों को अगर हम ट्रेनिंग देते हैं, इनको ट्रेनेबल स्टूडेंट बोला जाता है। ट्रेनेबल स्टूडेंट, प्रशिक्षण योग्य, प्रशिक्षण प्रशिक्षण योग्य। इन बच्चों को अगर हम बार बार ट्रेनिंग देते हैं ना, ये काम को करते तो हैं पर इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या मैंने कर दिया, क्या नहीं, सही किया गलत किया, इनमें काम का कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तारे जमीन पर, वो अलग चीज आ जाती है भाई पूरी पूनम जी। नेक्स्ट, सेवरल मेंटली रिटार्डेड, गंभीर मानसिक विकार। ये जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू होता है 25 से 35, यानी कि ये वो बच्चे होते हैं, इन बच्चों को नर्सिंग केयर चाइल्ड बोला जाता है। इन दोनों प्रकार के बच्चों को, थर्ड और फोर्थ को बोला जाता है नर्सिंग केयर चाइल्ड, नर्सिंग केयर चाइल्ड। ऐसे बच्चे जो अपना काम खुद भी नहीं कर सकते, उनको हमेशा केयर टेकर की जरूरत होती है। वो दो प्रकार के होते हैं, सेवरल मेंटली रिटार्डेड या प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। पर इन दोनों में डिफरेंस देखो, जो ये वाले बच्चे होते हैं, ये इनके सेंस ऑर्गन डैमेज नहीं होते। अगर आप इनको पिन चुभाओगे ना तो ये रिएक्ट करेंगे, अगर आप इनको धूप में बिठा दोगे तो ये रिएक्ट करेंगे, मतलब इनके सेंस ऑर्गन डैमेज नहीं होते हैं, काम करते हैं। पर जो ये वाले बच्चे होते हैं प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड, इनके सेंस ऑर्गन डैमेज होते हैं, सेंस ऑर्गन फुली डैमेज होते हैं, सेंस ऑर्गन फुली डैमेज, पूरे तरीके से खत्म। मतलब कि अगर आप इनको पिन भी चुभाओगे तो भी ये रिएक्ट नहीं करेंगे, धूप में बिठाओगे छोड़ दोगे तो भी ये रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनके सेंस ऑर्गन बिल्कुल डैमेज होते हैं। इनका टाइम पीरियड बहुत कम होता है, ये 10 से 12 साल ही जी पाते हैं, ठीक है। प्रोफाउंड मेंटली रिटार्डेड वाले बच्चे 10 से 12 साल ही जीवित रह पाते हैं, और सेवरल मेंटली रिटार्डेड बच्चे कितने साल जी पाते हैं? 15 से 16 वर्ष, ठीक है। और ये वाले बच्चे कितने? 25 वर्ष तक जी पाते हैं, और ये वाले 35 से 40 वर्ष तक, 35 से 40 वर्ष तक ये अपनी मतलब कि लाइफ जी सकते हैं, इनका ज्यादा बड़ा टाइम पीरियड नहीं हो पाता, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन समझ आया? छात्र कितने प्रकार के होते हैं? दो, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य का आईक्यू है 190 से 110, विशिष्ट में दो प्रकार के आते हैं, गिफ्टेड और मेंटली। एक बार क्वेश्चन आया था, चलो मैं आप लोगों से पूछती हूँ, वो कौन सा आईक्यू है जो बच्चों को, सामान्य बच्चों को मानसिक विकार वाले बच्चों से अलग करता है, ठीक है। ऑप्शन देती हूँ, 80, 90, 70 या 100। चलो इसका आंसर बताओ, वो कौन सा आईक्यू है जो सामान्य बच्चों को मानसिक विकार वाले बच्चों से अलग करता है? इसका आंसर दो, चलो देखती हूँ अब कौन आंसर देगा। ऑप्शन है 70, 80, 90, 100। देखो कई बच्चों ने आंसर सही दिया है, प्रीति, प्रियंका, दीपिका, शीतल, काफी बच्चों ने आंसर, पर कईयों ने गलत भी दिया है। आंसर क्या है? 90, नहीं सॉरी 70, 70, 70 आएगा। 70 से 70 या 70 से नीचे वाले बच्चों को सामान्य क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता, सामान्य क्लास में इस प्रकार के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। ये जो आईक्यू है, ये एक दायरा है जो अलग करती है बच्चों को, ठीक है। हम इनको सामान्य क्लास में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। अब क्या होता है? बैकवर्ड चिल्ड्रन, बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े बालक, पिछड़े बालक का आईक्यू कितना है? पिछड़े बालक का आईक्यू माना जाता है 85, 85 आईक्यू बताया गया पिछड़े बालक, मतलब वो बच्चे जो अपने से पिछली वाली कक्षा का भी काम नहीं कर सकते। जैसे 8 क्लास का बच्चा है पर वो 7th क्लास का काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो हम उनको किस प्रकार का बच्चा कहेंगे? विशिष्ट बालक, ठीक है। तो वो किस प्रकार का बालक आएगा? विशिष्ट। ओके नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आईक्यू का फॉर्मूला है MA अपॉन में CA। MA, देखो आईक्यू का फॉर्मूला क्या है भाई? पहले तो आईक्यू की फुल फॉर्म लिख लो, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि। इसका फॉर्मूला क्या है? MA अपॉन में CA, यानी कि मेंटल एज,
मेंटल एज, मानसिक आयु, मानसिक आयु। सी होता है क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु, वास्तविक आयु, ठीक है, वास्तविक आयु। एमआर का मतलब होता है मेंटली रिटार्डेड। मेंटली रिटार्डेड वो बच्चे होते हैं जिनका स्लो फंक्शन ऑफ ब्रेन, दिमाग बहुत स्लो काम करता है, ठीक है, दिमाग क्या काम करता है, बहुत स्लो, वो चीजों को जल्दी से समझ नहीं पाते, याद नहीं कर पाते। सॉरी, इंटू हंड्रेड भी आएगा, ओके, इंटू हंड्रेड। कांट बी आइडेंटिफाई आफ्टर एज। जो मानसिक विकार वाले बच्चे हैं या किसी भी डिसेबल्ड वाले बच्चे, हम उनको 18 साल के बाद नहीं पहचान सकते। क्यों? 18 वर्ष तक की एज को बोला जाता है डेवलपमेंटल एज। 18 ईयर्स तक, टिल 18 ईयर्स, 18 वर्ष तक की आयु को बोला जाता है डेवलपमेंटल पीरियड। डेवलपमेंटल पीरियड यानी कि बच्चा जब 18 साल का हो जाता है, वो लाइफ के बहुत सारे पहलुओं को देख चुका होता है, मैच्योर हो जाता है, इतना समझदार हो जाता है कि वो अपनी डिसेबिलिटी को छुपा भी सकता है, ठीक है, वो अपनी डिसेबिलिटी को छुपाने में बहुत मैच्योर हो जाता है। तो हम आसानी से उसकी डिसेबिलिटी को नहीं पकड़ सकते। 18 साल के बाद बच्चा बहुत चंट हो जाता है, चतुर हो जाता है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ, मेंटली इल का मतलब हो जाता है मानसिक रूप से बीमार होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, वो क्वेश्चन ये है, IQ का फॉर्मूला आप लोगों को पता चल गया है, क्या है, एम ए अपॉन में सी ए इंटू 100। ये क्या है, IQ का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन निकालो, IQ एम ए एक बच्चे का है 16, ठीक है, सी ए एक बच्चे का है 16, तो IQ निकालो, एक बच्चा है ये, ओके, ठीक है। नहीं, एक मिनट रुको, चलो ये लिखो 16 16। दूसरा क्वेश्चन ये है, एम ए एक बच्चे, उसी बच्चे का है क्या 12, एम ए उसी बच्चे का है 16, पर सी ए है उस बच्चे का 25, फिर IQ निकालो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। काफी बच्चों ने दे दिया है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन सेकंड है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है, पर बच्चे इसका आंसर बहुत गलत देते हैं, ठीक है। इसका आंसर तो सही है भाई, 16 बाई 16 मल्टीप्लाई 100, 16 से 16 कट गया तो 100 आ गया, तो ये एक एवरेज IQ माना जाता है, क्या, एवरेज। ये IQ कौन सा है, सामान्य, सामान्य बच्चे का IQ है क्या, 16, ठीक है। अब एम ए हो गया 16, फिर वही बच्चा जो पहले 16 साल का था 25 साल का हो गया। हाँ, कुछ बच्चों ने गलत बताया है, कुछ बच्चों ने सही बताया है। फर्स्ट का तो सबने सही बताया है, क्या, दूसरे का देखो, जब बच्चे की आयु, देखो, जब बच्चे की आयु 16, क्या हो जाए, जब बच्चे की आयु, जब बच्चे की आयु 16 या 16 से ज्यादा हो जाती है, एक बात ध्यान रखना, जब बच्चे की आयु 16 या 16 से ज्यादा हो जाती है, तो हमें हमेशा क्रोनोलॉजिकल एज को 16 मानना है, क्या मानना है, 16, ठीक है। तो इसका IQ क्या निकलेगा, 16 बाई 16 हम लेंगे, मल्टीप्लाई 25 नहीं 100, 16 से 16 कटा तो इसका आंसर भी 100 आएगा। क्यों आएगा, क्यों, आप लोगों ने ऐसे निकाला 16 बाई 25 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 25 से कट गया 4 में, 16 चौक 64, ये आप लोगों ने इसका निकाला, ये गलत है। क्यों है गलत, देखो ये पहले बच्चा जब 16 साल का था तो उसका IQ आ रहा है एवरेज बच्चा था, पर जैसे ही उसकी आयु बढ़ी तो क्या उसका IQ घट जाएगा, क्या IQ बढ़ने के, उम्र बढ़ने के साथ हमारा IQ घटता है, नहीं, IQ फिक्स होता है। 16 वर्ष तक हमारे IQ का जितना विकास होना होता है वो हो जाता है। 16 के बाद, 16 के बाद अगर हमें बच्चे का IQ निकालना है तो हमें उसकी आयु हमेशा वास्तविक आयु 16 मानकर ही उसका आयु निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का आंसर 100 आएगा, तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ठीक है। क्यों, देखो आज मैं भाई 15 साल की हूँ, मेरा एग्जाम्पल ले लो, मेरा IQ आ रहा है, मैं 16 साल की हूँ आज, और मेरा मेंटल एज भी 16 है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो मेरा IQ कितना आया, 100। आज मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, पर जब मैं 25 की हो जाऊंगी मेरा IQ घट गया 60 आ गया, मतलब मैं तो मेंटली 64 आ गया, मेंटली रिटार्डेड हो जाऊंगी ऐसे तो। जैसे ही मैं 70 साल की होंगी मैं तो माइनस में चली जाऊंगी, मेरा IQ माइनस में आ जाएगा, ठीक है, ओके। ऐसा नहीं होता कि एज बढ़ने के साथ हमारा IQ कम होता है, नहीं, IQ हमारा फिक्स होता है, जो 16 वर्ष तक जितना उसका विकास होना होता है वो हो जाता है, इस बात को जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। IQ को हमेशा, जब वो 16 से ज्यादा उसकी वास्तविक आयु दी होगी, आपको हमेशा क्या मानना है, 16। चलो एक क्वेश्चन और ले लो, एक क्वेश्चन और लो, एक बच्चा है जिसका MA है 20, CA है 20,
आईक्यू निकालो, फटाफट निकालो, इसका आईक्यू निकाल के बताओ। सीधी सी बात है, अगर सीए वास्तविक आयु 16 से ज्यादा दे रखी है तो आपको हमेशा बस 16 मान के उसका आंसर निकालना है। क्या मान के? 16 मानना है। अगर आईक्यू अगर 16 से ज्यादा दिया है तो सिंपल सी बात है, देखो फिर सब बच्चों ने वही मिस्टेक की। सीए हमारा 16 से ज्यादा है तो इसको हमें क्या मानना है? 16। क्या होगा आईक्यू का फॉर्मूला? 20/16 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 4 से कट गया 4 पे, ये कट गया कितने? 25 पे, 4 से ये कट गया 5 पे, 5 5 125 आईक्यू आएगा बच्चे का। अब की बार 125 क्यों आया? क्योंकि जब भी सीए वास्तविक आयु 16 से ज्यादा दे रखी है तो हमें क्या माननी है? 16। बात समझ आ गई भाई? जब भी आईक्यू 16 से ज्यादा दे रखा है तो हमें क्या मान के उसको सोल्व करना है? 16। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, सिंपल सी बात है। ठीक है, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है और ये एकदम सही कंसेप्ट है। चलो एक और निकाल लो, एक और निकालो। एक बच्चा है, उसका एमए है 15, सीए है कितना? 12। तो निकालो, इसका आंसर निकालो। और एक बच्चा है जिसका एमए है 12, सीए है 16। हाँ, सीए में ही चेंज होगा। वास्तविक आयु तो हमारी बढ़ती जाएगी ना, हम हर साल 1 साल बढ़ जाएंगे, हर साल हमारा 1 साल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा? 15/12 मल्टीप्लाई 100, यानी कि 4 से कट गया 3 पे कट गया 25 पे, ये कट गया 5 पे, 5 5 25, 125 इसका आईक्यू हो गया। इसमें देखते हैं 12/16, ये 16 है इसलिए। ठीक है, अब इसको करते हैं, 4 से कट गया 3 पे कट गया 4 पे, ये 4 से कट गया 25, 25 से 125, इसका भी 125 आया। ठीक है, अगर एक बच्चा जिसका एम में है 12, सीए दे दिया 18, तो आईक्यू हम निकाल लेंगे ऐसे 12/16 मल्टीप्लाई 100। 16 से ज्यादा सीए है तो उसको हमेशा हम 16 मान के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। 25 सीए, सॉरी 25 सीए क्या हो जाता है? 75, यहाँ पे 75 आएगा, 75, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, 75 आएगा इसका। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा है हमारे देश में? पहला था नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें सिर्फ नॉर्मल बच्चे पढ़ते थे, कोई स्पेशल बच्चा स्कूल में नहीं होता था, सिर्फ नॉर्मल बच्चों को पढ़ाया जाता था। दूसरा स्पेशल एजुकेशन सिस्टम, जिसमें सिर्फ स्पेशल डिसेबल्ड बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता, नॉर्मल बच्चा स्कूल में नहीं होता था। ठीक है, नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सिर्फ सामान्य बच्चों को पढ़ाया जाता था। स्पेशल एजुकेशन सिस्टम ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सिर्फ स्पेशल बच्चे होते थे, नॉर्मल नहीं। ठीक है, तीसरा है इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम। इस एजुकेशन सिस्टम में देखो, एक है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एक है इंक्लूसिव एजुकेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये एजुकेशन सिस्टम में दोनों टाइप के बच्चे होते थे, सामान्य और विशिष्ट, दोनों प्रकार के बच्चे स्कूल में होते थे, पर उनको पूरी फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। इन दोनों में फैसिलिटी का अभाव है, इसमें फैसिलिटी कम थी, इसमें ज्यादा। इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे को उतनी फैसिलिटी देनी है जितनी उसमें डिसेबिलिटी है, ताकि वो अपने आप को नॉर्मल बच्चे जैसा समझे, उसको पढ़ाई में कोई दिक्कत ही ना आए, पूरी फैसिलिटी दो बच्चे को उसकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आया था 1974 में, ये आया था 2009 में आया था। ठीक है, इसमें सभी तरह के बच्चे पढ़ते हैं पूरी सुविधा के साथ, इसमें बच्चे को पूरी सुविधा दी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट, ये 4 कंसेप्ट आए थे। अब आता है, ये देखो, ये 2 कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं। ये है कौन सी? इंटीग्रेटेड एजुकेशन, ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, IEDSS या IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। IEDSS का मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट सीनियर सेकेंडरी स्टेज। ये वाली किस तक है? 12th क्लास तक। ये वाला कंसेप्ट कब तक है? 12th क्लास तक। अब इनके बारे में देख लेते हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये हिंदी और इंग्लिश में कुछ नहीं है भाई, डेफिनेशन इंग्लिश में ही आती है, इसलिए तेज पढ़ा रही हूँ भाई, वरना ये टॉपिक बहुत रह जाएगा, छूट जाएगा। ठीक है, टॉपिक बहुत छूट जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा स्लो किया कि आज ये टॉपिक मैं थोड़ा कंप्लीट कर देती हूँ, एक क्लास में एक टॉपिक पूरा। ओके, भाग नहीं रही हूँ। ठीक है, देखो इंटीग्रेटेड एजुकेशन 1974 में आई थी, इंक्लूसिव एजुकेशन 2009 में। ये पहली से 8वीं तक है, ये पहली से 12वीं तक। इसमें कुछ सुविधाएं दी थी, इसमें पूरी सुविधाएं
पूरी सुविधाएं थी बच्चे की डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। ये 1997 तक चला, उसके बाद इसको एसएसए में शामिल कर दिया इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। ये अभी तक चल रही है इंक्लूसिव एजुकेशन। इन दोनों का हेड कौन है? SJEM, यानी कि इसकी फुल फॉर्म है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर। ठीक है, इसका एम क्या है इस वाली एजुकेशन का? 2020 तक सभी स्कूल को दिव्यांग फ्रेंडली बनाना। मतलब इस तरीके से हर स्कूल को डिजाइन करो कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल समझे। ठीक है, और इसका भी हेड क्या है? SJEM। देखो यहाँ हिंदी में लिख दिया, वहां इंग्लिश में लिख दिया। अब बच्चे कहेंगे मैम दोनों जगह लिखो। एसएसए का सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान एसएससी में इंक्लूड कर दिया है इसको, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन कौन सी क्लास तक है? 12वीं तक, 2009 में आया था। इसका एम क्या है कि बच्चे को फुल एजुकेशन देना, 2020 तक सभी स्कूल को दिव्यांग फ्रेंडली बनाना। ठीक है, ओके, चलें आगे वाली में। डन सभी का? फटाफट लिखो, डन लिखो, फिर मैं आगे वाली स्लाइड ओपन करूंगी भाई। सम फुल फॉर्म ऑफ एसएसए इज समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। डन, चलो नेक्स्ट। देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी CWSN के लिए। कब आई थी? CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। एक बार फुल फॉर्म पूछ ली थी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ओके, ये कब आई थी? 10 फरवरी सन 2006 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, 10 फरवरी 2006 में आई थी। इसमें क्या था, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए आरक्षण 4% का था। किनके लिए? डिसेबल्ड बच्चों के लिए। डिसेबल्ड बच्चों के लिए कितना रिजर्वेशन मिला? 4% का। ठीक है, जैसे कि नॉर्मल बच्चे तो 6 से 14 वर्ष तक है, डिसेबल 6 से 18 वर्ष तक प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट। फिर आता है भाई विश्व विकलांग दिवस। वर्ल्ड इंटरनेशनल डिसेबल्ड डे कब आता है? 3 दिसंबर 1981। ये क्वेश्चन कई बार है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को हर साल। और ये कब से मनाना शुरू हुआ है? 1981 से। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे वाली स्लाइड में चलूं। मेंटल एज भाई गिवन होगी क्वेश्चन में, वो आपको पता नहीं करनी। ठीक है, सिर्फ निकालनी है। अब बस करें, लास्ट स्लाइड बची है, वो भी कर ही लेते हैं, क्यों छोड़ा। ब्रेल डे, ब्रेल डे, ब्रेल लिपि आप लोगों ने पढ़ी होगी, ब्रेल स्क्रिप्ट, ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी 1809 से। इसका कंसेप्ट किसने दिया था? लुई ब्रेल ने। ठीक है, इसमें 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं। ये 1932 में दिया था, सॉरी, लुई ब्रेल ने। इस ब्रेल लिपि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रीडिंग, पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। इनकी डेथ पर, लुई ब्रेल की डेथ पर भारत सरकार ने 2 रुपए का सिक्का जारी किया था। ये 39 की उम्र में एक्सपायर हो गए थे। इनको टीबी की बीमारी हुई थी। इनको किस चीज की बीमारी थी? टीबी की। ठीक है, ब्रेल डे कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। ठीक है, और किसने दिया? लुई ब्रेल ने। और ये जो लिपि थी इसमें कितने बिंदु थे? 6 उभरे हुए, पेन्ने पेन्ने। ठीक है, बच्चे ऐसे करके पढ़ते थे। इससे ये किस लिए यूज की जाती थी? ब्रेल स्क्रिप्ट, रीडिंग के लिए। ठीक है, ये किस लिए यूज की जाती है? क्वेश्चन आ सकता है, ब्रेल लिपि किसके लिए यूज की जाती थी? रीडिंग के लिए। चलो भाई आगे, थोड़ा जल्दी जल्दी। स्वाधीनता दिवस, ओटिज्म डे। ओटिज्म डे कौन सा होता है? ओटिज्म बच्चे कौन से होते हैं? ठीक है, ओटिज्म जो बच्चे होते हैं, इसका कंसेप्ट किसने दिया है? एरिक स्कोपलर ने। ये क्वेश्चन आ सकता है, ओटिज्म वर्ड किसने दिया था? एरिक स्कोपलर ने। ठीक है, और ओटिज्म डे कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल। इसके लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था। ठीक है, चलो भाई ये लास्ट ही कर लेते हैं, इसके बाद नहीं करेंगे। ये चीजें सिर्फ रटने वाली है। टैक एक प्रोग्राम चलाया था, ओटिज्म प्रोग्राम, 1960 में, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, इसमें क्या था? ओटिज्म बच्चे वो बच्चे होते हैं जो अपने आप को सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी बातें दूसरों को नहीं कह पाते, अपनी बातें दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है, सोशल नहीं हो पाते। ठीक है, थोड़े डरे डरे से रहते हैं क्लास में, बातें कहने से घबराते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, बात नहीं कहते बिल्कुल भी, उसको बोला जाता है ओटिज्म। जैसे बोलने लगे वो बात को पूरी नहीं बोल पाता मुंह में से।
ठीक है, चलो भाई, दीपिका आपका क्वेश्चन